पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, चाहे फिर पार्टी जॉइंट अपोजिशन के साथ पीडीएम के साथ एहतजाज करे या वो तनहा करे। 20 नवंबर 2021 का कोई प्रेशर जो रिलीज हुआ है इन सियासी जमातों के ऊपर से, तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी बोली बोल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब भी मार्च के साथ साथ मार्च की बात है, यानी मार्च की बात अब भी चल रही है, लेकिन उससे पहले फरवरी में मार्च का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस मार्च का फ़ायदा किसको होगा, हुकूमत को या पीडीएम को? पीपल्स पार्टी तो अपना फ़ायदा देख रही होगी, लेकिन इनके इस मार्च से ज़्यादा फ़ायदा किसको होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मुसलसल चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने 3 महीने अहम क्यों करार दिए हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया कि 3 महीने बहुत अहम है। अब कोई कह रहा है कि जी 3 महीने तक हुकूमत जा सकती है, 3 महीने के चैलेंजिंग हैं, कोई इसको इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रहा है, हर कोई अपनी बात कर रहा है। तो ये भी जानेंगे हम आज के असल में उन्होंने ये बात क्यों कही। अपनी नाकामियाँ गिनवाई हैं, नाकामियाँ गिनवाने की वजह क्या है? एहतसाब का ना होना, बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, ये उन्होंने नाकामियाँ गिनवाई हैं। पंजाब हुकूमत को उन्होंने बड़ा सराहा है कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन मिनी बजट एक यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान है। 10 जनवरी को अब कौमी असम्बली में इस पर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये तारीख अब सामने आई है। और आखिर में हम बात करेंगे कि सिंध में एक और तकसीम होने जा रही है, यानी कराची को इंतज़ामी लिहाज से तकसीम करने की बात हो रही है और इससे बहुत ज़्यादा महाज आराई बढ़ेगी। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा सोच रही है, इन सब पर बात करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को मार्च का ऐलान किया है। एक होता है वो जिस तरह कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी, ये उन्होंने पीडीएम पे की है या हुकूमत पर की है? उन्होंने 23 मार्च को पीडीएम ने कहा था जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उससे पहले उन्होंने अपने मार्च का ऐलान कर दिया। ये फायदा किसको होने जा रहा है, पीडीएम को या हुकूमत को इस मार्च का? उसामा साहब, जो टाइम गुजरता जा रहा है आप देखें उतना हुकूमत जो है वो प्रेशर में बढ़ती जा रही है। पहले केपीके के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई, बड़े शहरों में गवर्नमेंट जो थी वो शिकस्त खा गई, पीटीआई शिकस्त खा गई। उसके बाद पीटीआई पे जो दूसरों का एहतसाब कर रही थी जी, जो पार्टी का एहतसाब कर रही थी, नून लीग का एहतसाब कर रही थी, और एक ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान नीट एंड क्लीन है, उन पे कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई ऐसा धब्बा नहीं है। सही। लेकिन जब से ये फॉरेन फंडिंग केस की जो फाइंडिंग है वो बाहर आई हैं, जब से उस केस की इनिशियल डिटेल्स सामने आई हैं और जिस तरह से जो कुछ अकाउंट्स हैं छुपाए गए और 30-32 करोड़ रुपया जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से फंड हुए, उसके बाद वो जो साफ और शफाफ का नारा था पीटीआई का वो तो नहीं रहा सामने था। अब पीटीआई पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। साथ साथ ये तासुर भी बढ़ रहा है कि जनाब वो लोग जो उसके साथ खड़े हुए थे, जो हर मुश्किल में उसका साथ दे रहे थे, वो गैबी हाथ जो अगर नेशनल असम्बली में वोटिंग होनी है, अगर वो कोई बिल पास करवाना है, अगर वो सेनेट में इलेक्शंस हैं उसमें वो जो गैबी हाथ उनकी सपोर्ट कर रहे थे, अब वो उनके साथ नहीं है। अच्छा। और लग भी ये रहा है कि वो हाथ न्यूट्रल हो गए। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, चाहे फिर पार्टी जॉइंट अपोजिशन के साथ पीडीएम के साथ एहतजाज करे या वो तनहा करे। बहरहाल होना डायरेक्शन उसकी इस दफ़ा हुकूमत ही होगी। अच्छा। बिलावल ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो टारगेट किया है गवर्नमेंट को किया है। इसका मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट अब पूरी तरह से खड़ी हो गई। अच्छा। एक सूबा जो है वो पीटीआई के खिलाफ खड़ा होगा, कराची से एहतजाज होगा, तो दूसरे मरले में पीडीएम एहतजाज करेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि टारगेट गवर्नमेंट होनी है और गवर्नमेंट जो है उस पे ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे किसी ना किसी एक नुक्ते पे। तो ये चाहे 2 महीने 3 महीने में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो करीब आएगा।
इसका दूसरा रुख गुलाम साहब ये बताएं कि कहीं ये तो नहीं कि मुसलसल के जी हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, हम इसको गिराने लगे हैं। ये इतनी दफ़ा हो गया है कि अब इसमें से असर ही खत्म हो गया है, लोग अब इसको मजाक समझते हैं, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा इस बात पर कि इस तरह के मार्च और ये जनाब हम हुकूमत गिराने निकले हैं। बुनियादी इसमें सवाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी ये अनाउंसमेंट किया कि वो बाहर निकल रहे हैं, तो इससे पहले कितनी दफा महंगाई हुई है, कितने बड़े बड़े मामला हुए हैं, उसमें तो बाहर नहीं निकल सके। तो अब कौन सा ऐसा मसला आन पड़ा है कि अब बाहर निकलने का कहा जा रहा है। तमाम जमातें अपने लिए साजगार माहौल देखती हैं कि क्या वो ऐसे वक्त में बाहर निकल रही हैं कि जब उन्हें कोई बाहर से जो बैरूनी इमदाद है वो भी मिल सके और जो अदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के वो भी उनको सपोर्ट करें और वो किसी ऐसे नतीजे में पहुंच सके जिसमें हुकूमत में अपना हिस्सा जो है वो ले सके। तो ये बुनियादी सवाल जो है वो एक तरफ हम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती है और यही बात बार बार पब्लिक की जानिब से की भी जाती है कि हमारे मसाइल के लिए बाहर नहीं निकलते हैं बल्कि अपनी हुकूमत के लिए, अपने जो इनके मफादात हैं उनके लिए बाहर निकलने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गुज़िश्ता कई सालों से अलमिया रहा है कि उन्होंने जो पब्लिक सेंटिमेंट्स थे उनकी पॉलिटिक्स नहीं की है, वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स में फंसे रहे हैं और इस मुफाहमत की पॉलिटिक्स में तमाम के तमाम चीज़ें जो है उनके अपने घर ही आती थी। यानी जो भी मुफाहमत थी उसके फ़वायद आम आदमी को पहुंचने की बजाय उनके फैमिली को या उनके सियासी जो माहिरीन थे उनको जाते थे। इसी बिना के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में आप देखें कि वो बहुत सारा अपना जो असर है वो खो चुकी है। और अगर हम ये कहें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा अपना असर और सुख पंजाब में या बाकी मुल्क में कायम कर लेगी, ये एक कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवाइव करने की अपने आप को कि शायद वो थोड़ा बहुत ये कोशिश है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाब होती नजर नहीं आ रही। मगर बाबर डोगर साहब, बात तो ये कही जा रही जी 80 से ज़ायद मकामी हुकूमतों के बल्दियाती नुमाइंदगान की शमूलियत के बाद उन्होंने ये बातें कही की हैं, 9 अजला से 80 से ज़ायद लोग शामिल हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और इसके साथ ये कि एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट के अंदर की सियासत की बात कर रही थी और बाहर की बात तो पीडीएम कर रही थी, मौलाना साहब कर रहे थे, नवाज शरीफ कर रहे थे। अब उनके दोनों के दरमियान फ़ोन पर बात होती है और कहा जाता है जी हमने पार्लियामेंट के अंदर रहकर भरपूर जनाब टफ टाइम देना है। हम मौलाना साहब का बयान है कि जनाब इलेक्शन और इस्तीफे तो अब मुश्किल है, यानी दोबारा इलेक्शन करवाने अभी फ़िलहाल, और इस्तीफे भी गए, अब हम रुकनीत यानी अपनी रुकनीत के बलबूते पर उसकी ताकत इस्तेमाल करेंगे। वो अंदर आ रहे हैं पार्लियामेंट के, पीपल्स पार्टी बाहर की तरफ जा रही है, ये क्या चक्कर है? उसामा साहब, पंजाब में आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं और फिर पार्टी इस बल्दियाती इलेक्शन को कैश करवाना चाह रही है। ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद फिर पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और उनको यहाँ पर फ्री हैंड भी दिया जाएगा। और फिर पार्टी जो है वो इसी को फोकस करके वो ये चाहती है कि ये तासुर देना चाह रही है कि असल अपोजिशन जो है वो नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी है जी। और ये लॉन्ग मार्च फरवरी में करने का मकसद ही ये है कि वो अलहदा से अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाह रही है पंजाब के अंदर। अगर वो पीडीएम का हिस्सा बनती है तो फिर उसको वो फ़ायदा नहीं मिल सकता बल्दियाती इलेक्शन में जो अलहदा से पंजाब में एहतजाज करके यहाँ से जब वो इस्लामाबाद जाएंगे तो जिस तरह से वो इस कार्ड को खेलेंगे, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव और मकसद जो है वो ये है कि वो बल्दियाती इलेक्शन में अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करें जी, लोगों को मैक्सिमम लोगों की भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाएं। अच्छा, फिर पार्टी को पंजाब में मजबूत करें ताकि साउथ पंजाब और अपर पंजाब जो है यहाँ से, जैसे राजा परवेज़ अच्छे वहाँ से जीते हुए हैं, साउथ पंजाब से कुछ सीटें मिली हुई हैं जी, वहाँ पर उनको कुछ कामयाबियाँ मिलें जिससे वो आने वाले जो भी इलेक्शन जब भी होंगे 2022 के एंड में हो या 23 में हो, उसकी वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें।
बेसिक टारगेट अगले इलेक्शन है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब को फोकस कर रही है। पंजाब में वो मैक्सिमम सीटें निकालना चाहती है, पंजाब में वो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहती है, जिसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। तो ये लग रहा है कि जैसे जनरल इलेक्शन की का एक उससे पहले की एक रिहर्सल है। ये तो आपने कहा, जिस तरह गुलाम साहब का ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगी, आपको क्या लगता है? जिस तरह आपने कहा जी पीपल्स पार्टी और पीडीएम शायद आने वाले वक्त में करीब आएंगे, लेकिन अगर करीब आना है तो यहाँ तो उन्होंने नून लीग के भी वोट लेने हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो जनरल इलेक्शन हो, तो वो चीज़ उनको करीब आने देगी। और दूसरा ये कि कितना चांस आपको लग रहा है कुछ रिवाइवल का, जो हमने लाहौर के इलेक्शन में देखा, खानेवाला के इलेक्शन में देखा है, कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, यहीं तक रहेगी? आपको लगता है कुछ सीटें शायद कुछ निकाल भी सकें? क्योंकि कम से कम ये है कि अब जमानतें जब तो ख़त्म हो गई हैं, वरना तो इतने वोट भी नहीं मिलते थे कि जो जमानत जमा कराई जाती है वही कुछ वापस मिल सके, इतने कम वोट के वो जमानतें ही गई। देखिए उसामा साहब, फिर पार्टी का जो बुनियादी मकसद वो ये है कि जनाब वो जो साउथ पंजाब है उसको फोकस करें। वहाँ पर उन्होंने कुछ सीटें भी निकाली हैं, वहाँ पर उनका जोर भी है, वहाँ पर उनका वोट बैंक भी है, वहाँ पर लिस्सा गिलानी भी हैं, मखदूम अहमद महमूद भी हैं, वहाँ पर उनके बड़े प्लेयर्स भी हैं। तो बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि इन बल्दियाती इलेक्शंस में साउथ पंजाब से जितना मैक्सिमम वो वोट बैंक हासिल कर सकती है वो कर ले, क्योंकि वहाँ पर उनका ख्याल है कि पीटीआई कमज़ोर हो रही है। अच्छा। और जब पीटीआई कमज़ोर हो रही है तो जो पीटीआई का वोट बैंक है बेसिकली वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था जो टूट के पीटीआई में गया था। अच्छा। और उस अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत की। मुफाहमत की सियासत का नुकसान ये हुआ कि उनका वोटर वो जो था वो सारा चला गया पीटीआई में। अब वो ये चाह रहे हैं कि अपने वोटर को वापस लेके आएँ, और उसका यही तरीका है कि पंजाब में पीटीआई जो है वो कमज़ोर हो रही है, और जब वो कमज़ोर होगी तो उसका जो वोट बैंक है वो लेके उसकी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब नज़रें टिका के बैठे हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब उन खुफिया हाथ भी उनके साथ हैं तो मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब की हद तक शायद वो कुछ बेहतर परफॉर्म। देखिए ना, वो आ भी रहे हैं सिंध की तरफ से, कराची से आ रहे हैं और फिर साउथ पंजाब से होते हुए ज़ाहिर है इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। गुलाम साहब, इमरान खान साहब का हालिया इंटरव्यू, इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके फ़ौरन बाद फिर इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू सामने आता है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जी आइंदा 3 माह काफ़ी अहम है। अब इस पर हर कोई अपना अपना तज्जिया कर रहा है, आपको क्या नज़र आता है, क्यों वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 माह बहुत ज़्यादा अहम है? जिस दिन से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने हैं, आप ये देखें कि वो पहले से ही ये कहते आ रहे हैं। पहली जो उनकी हलफ के फौरी बाद जो बातचीत थी उसमें उन्होंने कहा कि ये पहले 3 माह बहुत अहम है, और फिर आपने उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 3 माह के बाद वो उन्होंने कहा कि ये अगले 3 माह बहुत अहम है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पूरा साल ही बहुत अहम है। तो ये एक एक दिन जो है वो अहमियत का हामिल, वो ये कोई नई बात नहीं है, वो कहते आ रहे हैं ये चीजें। लेकिन बात ये है कि क्या कुछ स्ट्रेटजी मौजूद है हुकूमत के पास? पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, अवाम के मुआशी मसाइल हैं, अवाम की मुश्किलात हैं, उनसे निपटने के लिए, तो उसका जवाब मनफी में है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अभी तक भी देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें टेप स्कैंडल, वीडियो स्कैंडल वो खेल रही हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं पे भी सियासी तौर पे इकट्ठा होने की, मुल्क की बात करने की, या मुल्क की तरक्की की बात करने की, या जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं उनकी बात करने की कोई भी सियासी जमात के साथ जो तहरीक इंसाफ है वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किस एतबार से हम समझें कि ये अहम है? तो शायद जो कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि मार्च में आप जानते हैं काफ़ी सारी पोस्टिंग्स होती हैं हमारे बड़े अदारे में, तो उस वजह से ये शायद कहा जा रहा है कि ये पोस्टिंग्स आ रही हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन आप अगर इस तनाज़र में देखते हैं कि जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने जो बताया तमाम सूरत हाल को, तो वो हमें अभी इस वक्त जो देख रहे हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल अदारा जो है अपने हिसाब से खड़ा है। तो क्या वो अगर आने वाले दिन जो है, जिस तरह से मंडे को हमें पता चला कि कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया और उसमें फिनांस बिल लाया जा रहा है,
अगर फाइनेंस बिल जो है वहाँ पे हुकूमत पास करवा लेती है तो फिर भी सवाल उठते हैं कि क्या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है बल्कि मुल्क के साथ हैं, तो क्या वो सूरत हाल नजर में रखनी होगी। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि क्या इनके हवाले से न्यूट्रल छोड़ दिया जाता है सबको, तो फिर क्या हालत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो क्या पास करवा पाते हैं कौमी असम्बली से, जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी उनका ग्रुप भी उनके मुखालिफ है, इनके अपने 20-25 लोग भी इधर उधर बातें करते फिर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो थोड़ी सी 5-7 लोगों की अक्सरियत थी, काफ लीग भी नाराज है। तो इन सारी सूरत हालों में फिर एक दिन ज़ाहिर अहमियत का अमल ही है कि दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, दिहाड़ी लग रही है कि आज अगर चल पड़े हैं तो कल देखते हैं क्या होता है। अब ये जो आपने बात की मिनी बजट की, बिल्कुल इस पर फोकस है, इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एमकेएम की तरफ से भी कहा गया अभी नून लीग के वक्त से जब मुलाकात हुई कि जी हम ये जो नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे नहीं, एमकेएम अब यहाँ तक ये कह रही है। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, 3 महीने काफ़ी अहम, आपकी नज़र में इमरान खान क्यों कह रहे हैं इसको? फिर सिविल मिलिट्री रिलेशन से लिया जा रहा है कि DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हत्ता कि उन्होंने भी कहा कि जी कुछ ऐसे है जो तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के अंदर, हमें सबका पता है और कुछ नहीं है, सिविल मिलिट्री रिलेशन बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी आइडियल रिलेशन है मेरे जो फौजी क़यादत है उसके साथ। फिर भी ये बातें होती हैं कि 3 महीने को लेकर के पता नहीं मार्च में कुछ होने वाला है, कोई नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, कोई नए मसाइल जन्म लेने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? सर, अभी गुलाम मुद्दा साहब ने कहा कि अगले 3 महीने में अस्करी इदारों में एक अहम पेशरफ्त होगी, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे और कुछ की सीनियरिटी जो है वो ऊपर आ जाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में जब वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ रूनमा होंगी, कुछ लोग अबायद जाएंगे, कुछ लोग प्रमोट होकर ऊपर आ जाएंगे, तो उस तनाजुर में गवर्नमेंट कुछ अहम फैसले कर सकती है। वो फैसले जो हैं वो डिटरमिन करेंगे, वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आगे क्या होना है, क्या होने जा रहा है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, गवर्नमेंट का सारा स्टेक ये जो तब्दीलियाँ रूनमा होंगी उस पर लगा हुआ है। इसी तनाजुर में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। 3 महीने के एंड में जब वहाँ पर कुछ लोग रिटायर होकर बाहर जाएंगे, कुछ नए लोग प्रमोट होकर ऊपर आएंगे, कुछ की सीनियरिटी तब्दील होगी, उसके बाद चीज़ें तब्दील होंगी। तो ये जो 3 महीने हैं उससे पहले कोई चेंजेस तो नहीं आती। अपोजिशन का जो पे पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उसके बाद PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है 23 मार्च को, तो ये आप सारी चीज़ें जो हैं ये उससे पहले हैं। तो देखें कि इसका गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर आता है और जो चीज़ें दो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं उसका गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलता है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन्होंने आने वाले इलेक्शन पे असरअंदाज होना है और जिन्होंने आने वाली जो भी चीज़ें होंगी उस पर इस डेवलपमेंट का बड़ा असर होगा। अच्छा, अगले 3 महीने में बल्दियाती इलेक्शन का भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरला और पंजाब, ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी होंगी। और फिर अगले 3 महीने में अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो उसका असर बजट पर भी आना है कि अगर कोई महंगाई में कोई कमी आती है तो फिर बजट बनाने में आसानी होगी, महंगाई बढ़ी रही तो फिर इनके लिए और मसला होगा। ये भी तो हो सकता है गुलाम रज़ा साहब। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट आए हैं इंतखाबात के, उन इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म काफ़ी इस हवाले से परेशान है, लेकिन अभी उनका क्योंकि दूसरा मरहला जो है वो बाकी है और दूसरे मरहले में आने वाले जो नताइज होंगे उससे बुनियादी तौर पे ये पूरी तरह से बात सामने आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाक़ईतन वही सलूक हुआ है जो तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा के साथ किया है। तो अगर हम ये देखते हैं कि 2nd वीक जनवरी ये 19 को मेरे ख्याल में वहाँ इंतखाबात है, फिर उसके फौरी बाद आप जानते हैं कि पंजाब में भी इंतखाबात डाला जाएगा।
तो अगर अभी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमिन हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से और खुश हैं कि वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर नताइज पंजाब में भी खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन गुलाम साहब अब वो इतना वक्त तो नहीं है कि वो कुछ इसमें तब्दीली ला सके, सिवाय इसके कि वो यही कहें कि जनाब, क्योंकि कहा गया कि जी इमरान खान साहब ब्रांड है, तो बाबर डोगर साहब आप भी कुछ इस पर रोशनी डालें कि वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त पंजाब में काम है, बहुत मुतमईन है, वो तशहीर नहीं हो पाई, लोगों को बता नहीं सके। आज मैं देख रहा था बैनर्स भी लगे हुए हैं कि जी ये काम हो रहा है, फोरेंसिक कोई लैब बन रही है, तो उसका भी बदस्ते सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब जो है वो इफ्तिताह होगा। उसामा साहब, मसला ये है कि पंजाब में जिस तरह से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पंजाब एक रोल मॉडल था दूसरे सूबों के लिए, इन 3 सालों में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। वो बहुत सारी चीज़ें जो आप बेहतर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से हासिल कर सकते थे वो रिवर्स हो गई। वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट पे उस्मान बुज़दार साहब का ब्यूरोक्रेसी पर उस तरह से कंट्रोल नहीं है। किसी अफसर को वहाँ पर तैनाती 3 महीने से ऊपर एवरेज आ नहीं रही। तो जब गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो 3 महीने आप भी कह रहे हैं, 3 महीने आम होते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ भी 3 महीने सर अब इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। अब मुझे खान साहब कहते हैं कि जी यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। मेरा मतलब कि मुझे कम अज़ कम वो काम नज़र नहीं आते। अगर वो कहते हैं कि लाहौर में इश्तिहार लगाए हैं उन्होंने, वो फोरेंसिक लैब का इफ्तिताह हो रहा है, उसमें इदारों की तहकीकाती इदारों की जनाब ट्रेनिंग भी हो। उसामा साहब 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ये किनाल पे एक ट्राम चलाएगी। 2 साल से सुन रहा हूँ कि माल रोड पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस चलेगी। पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेहतर होगा, सड़कें बनेगी। कूड़ा क्रिकेट का जो हालात हुए लाहौर में वो आपके सामने है। बारिश हुई है और पूरे शहर में पानी खड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि 2 साल में ये परफॉर्मेंस है कि लाहौर में ना ट्राम चल सकी, ना बस चल सकी, कोई बड़ी सड़क ये नहीं बना सके। डेवलपमेंट क्या किया है? कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया, कौन सा नया कॉलेज बनाया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनाई, बताएं तो सही। उन्होंने कहते हैं एक्सटेंशंस की हैं हमने, एक्सटेंशंस। आपने मिवाकी का एक यहाँ पर एक छोटा सा वो जंगल लगा दिया, वो सारी डेवलपमेंट, वो भी सर 3 साल बाद वो नज़र आएगी, इसलिए वो नज़र नहीं आ रही शायद। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये इमरान खान साहब रियलाइज़ तो कर रहे हैं कि जी हमसे कुछ मसाइल हुए हैं, लेकिन मुझे ये आखिर में बता दें, 30 सेकंड्स हैं, कि सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना। आपको ये लगता है कि अब तक 3 साल में सबसे बड़ी नाकामी ये है कि एहतसाब नहीं कर सके? उन्होंने स्पेसिफिक रेफरेंस दिया है शहबाज शरीफ साहब का। एहतसाब के गुब्बारे से तो आप जानते हैं कि हवा निकल चुकी है, लेकिन अब इमरान खान कोशिश कर रहे हैं बार बार उसी पंक्चर फुटबॉल के अंदर दोबारा हवा भरी जाए, लेकिन वो अब नहीं भरी जा सकती, क्योंकि जो बयानिया इमरान खान साहब ने तरतीब दिया था वो अपनी मौत आप मर गया। बात ये थी कि क्या मौजूदा हुकूमत एहतसाब करने में मुखलिस थी, तो सवाल है कि वो मुखलिस नहीं थी। अच्छा, और शवाहिद इकट्ठे करने में मुखलिस थी, नहीं मुखलिस थी। क्या ट्रायल चलाने में मुखलिस थी, नहीं मुखलिस थी। जब इस तरह के तमाम चीज, और दूसरी बात ये होती है कि लॉ जो है वो कोई काम नहीं किए जाते। यहाँ तो जो कुछ भी होता रहा है, चेयरमैन नैब साहब को कौन हदायत देता था और वो किस तरह से उन हदायत के ऊपर अमल दरामद करते थे और कैसे कैसे। अब अगर वो जो आप हिदायत कह रहे हैं, पता नहीं उस पर वो अमल दरामद सही तरह नहीं कर सके, शायद इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें एहतसाब करने में नाकाम रहे। लेकिन अब एक और ज़रूर है इमरान खान साहब का, और वो है 10 जनवरी को मिनी बजट पास करवाना है। ये एक बहुत अहम मरहला है। क्या हुकूमत इसको पास करवा सकेगी, और अगर ना करवा सकी तो फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत जिसे मनी बिल कह रही है और अवाम के लिए वो मिनी बजट है, और वाकई मिनी बजट है, एक नया बजट आ रहा है। अब हुकूमत पेश काफ़ी दिनों का कर चुकी, मगर कभी कोई बात सामने आ जाती है, कभी कोई बात में आ जाती है। यानी ये डिले हुआ है, और कोई माने ना माने, हुकूमत तो नहीं मानती, लेकिन ये ज़रूर है कि इत्तेहादियों को मनाने में, हत्ता कि अपने लोगों को मनाने में भी मुश्किलात पेश रही हैं।
अब इतने डिले की क्या वजह है? और फिर अब 10 जनवरी की आखिरकार तारीख सामने आ गई है कि इसको पास करवाना है। अगर ये पास हुआ तो ही IMF आपको मज़ीद कर्ज देगा, IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ सकेगा। और ये याद रखिए कि सिर्फ ये IMF का मामला नहीं है, ये तमाम बड़े मालियाती इदारों का मामला है कि क्या ये IMF के प्रोग्राम में है, यानी उसकी शायद पूरी कर रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से कर्जे दिए जाते हैं, उसी हिसाब से फिर उस मुल्क के साथ चला जाता है, वरना बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाता है। और ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये बात कह चुके हैं कि जी इस दफ़ा IMF बड़ी सख्ती कर रहा है हमारे साथ, बहुत सख्ती, और बहुत से काम ऐसे हैं कि जो हमें ना चाहते हुए भी करने पड़े हैं। बाबर डोगर साहब, अब ये 10 जनवरी को पास कराना है मिनी बजट। क्या पहली चीज़ तो ये है हुकूमत इसको पास करवा लेगी? इसमें मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं कि अभी हाल ही में मैंने देखा कि कल की बात है कि जी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि किसी शादी की तकरीब में नज़र आ रहे हैं कि ये या सादिक साहब हैं, उनके साथ जहांगीर तरीन हैं और राजा रियाज, तो बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। तो उसमें उनसे सवाल हुआ है कि जी ये जहाज़ का रुख बदल सकता है, कुछ बड़े आप अच्छे मूड में हैं कि दूसरी तरफ आ सकता है। तो उन्होंने कहा तरीन साहब ने कि जी जहाज़ का रुख किसी तरफ भी जा सकता है, किसी तरफ भी मुड़ सकता है। तो ये अब पहला टेस्ट है 10 जनवरी, पहला और आखिरी। साहब कौमी असम्बली से तो ये मेरे से पास हो गया था सर, पेश हुआ है, पास होना, सॉरी, अभी तो ये सेनेट से भी पास होना है। जी जी। और सेनेट में तो गवर्नमेंट को अभी पेश किया गया सर जी, अभी तो सेनेट में तो गवर्नमेंट को वैसी मेजोरिटी हासिल नहीं है। और उसके बावजूद वो कई दफा वहां पर जीती है, चाहे चेयरमैन सेनेट का मामला हो। मतलब वो सूरत हाल डिफरेंट थी। अब नया सिनेरियो है, इसमें चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इमरान खान साहब से जो साइन करने से पहले की जो सूरत हाल थी और साइन करने की बाद की सूरत हाल में बहुत फ़र्क पड़ चुका हुआ है। अब देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन भी हार गई, उसके बाद पहला फेज़ हारी, उसके बाद जनाब अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ सर कि ये जो इलेक्शन कमीशन का आप अभी बता रहे थे, जी, वो रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट वो ये बड़ी सिग्निफिकेंट तब्दीलियाँ हैं, बड़ी अहम तब्दीलियाँ हैं। अब इत्तेहादियों पे उस तरह से दबाव नहीं है जिस तरह से पहले दबाव था। MQM पे उस तरह से दबाव नहीं है, GDA पे उस तरह से दबाव नहीं है, काफ लीग पे उस तरह से दबाव नहीं है। वो इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वो चल रहे हैं। तो अपने इत्तेहादियों को मनाना समझाना ये इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। 10 जनवरी की डेट रखी है, बहरहाल सोच समझ के रखी होगी। गवर्नमेंट को कोई ना कोई इत्तेहादियों की तरफ से इशारे मिले होंगे, लेकिन इसके बावजूद मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं होना बजट को पास करवाना इत्तेहादियों से, क्योंकि अगर ये बजट पास होता है और महंगाई का जो इम्पेक्ट आएगा, काफ लीग अगर ये समझे कि वो इससे बच जाएगी और सारा मलबा PTI पे आएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ना MQM उससे बचेगी, ना GDA बचेगी, ये ज़हन में रखें। अच्छा, आपने जो बात की काफ लीग की, वो तो बल्दियाती इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं। गुलाम साहब ये बताएं कि अभी जिस तरह ये मिनी बजट की बात हो रही है और इसमें बाबर डोगर साहब कह रहे हैं इस दफ़ा वो मामला नहीं है जो पहले थे, इसमें मुझे याद आ रहा है कि सदरुद्दीन राशिद साहब जो कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के हम नाम है, सिंध के सदर हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के, और मुस्लिम लीग फंक्शनल इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, उन्होंने भी कौमी हुकूमत का इशारा दिया। उन्होंने कहा जी 3 माह में कौमी हुकूमत बन सकती है, इलेक्शन तो नए नहीं होंगे लेकिन कौमी हुकूमत ज़रूर बन सकती है। और ये महंगाई के तूफान के हवाले से वो कह रहे हैं कि हो सकता है हमें भी एहतजाज करना पड़े, हम भी इस पर परेशान हैं। तो ये मिनी बजट पर कोई एक इत्तेहादी नहीं है जो एतराज़ नहीं उठा रहा। कोई भी सियासी जमात जो इत्तेहादी थी, अब वो उस तरह से इत्तेहादी नहीं है जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने कहा बड़े खूबसूरत अंदाज में कि उनसे प्रेशर हट गया है। मेरे ख्याल में 20 नवंबर 2021 का कोई प्रेशर जो रिलीज हुआ है इन सियासी जमातों के ऊपर से, तो उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी बोली बोल रही हैं, अपनी अपनी बात कर रही हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनको बड़ा रिजर्वेशंस है इस मिनी बजट के ऊपर, जबकि MQM की रिजर्वेशंस का भी आपने सुन लिया, जान लिया, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पीर सबिकुल्लाह राष्ट्री पीर बगाड़ा शरीफ जो है वो भी कह चुके हैं। तो बाकी रह क्या जाता है पीछे? अगर आप ये देखें तो इनके मेन अलाइज तो यही 3-4 जमातें हैं। अगर इनकी सूरत हाल इस तरह है, फिर आपने जहांगीर तरीन साहब का भी बता दिया कि वो शादी की तकरीब में उन्होंने कहा किसी और तरफ रुख हो सकता है, तो अपने भी
अब पोजीशन इनकी इस तरह से है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका गंद। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है उसमें इस वक्त हुकूमत चल रही है। 10 जनवरी को अगर ये वोटिंग के लिए कर रहे हैं मिनी बजट के लिए, तो इसमें कुछ तो इन्होंने इत्तेहादियों को साथ मिलाया होगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके, जिस तरह इमरान खान साहब ने खुद उनसे मुलाकात की है, फिर जो अपनी पार्टी के लोग थे उनको समझाने के लिए वज़ीर ख़जाना ने खुद उनको ब्रीफ किया। तो ये ऐसी तो नहीं तारीख रख दी होगी, हुकूमत ने इतना वक्त दिया है, सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर ही सामने आ रही होगी, क्योंकि हुकूमत को बता अगर ये पास ना करवा सके तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो जाएगी, फिर तो हुकूमत के जाने की बात शुरू हो जाएगी। गाजी साहब, बिटवीन द लाइंस में आपको अर्ज कर दूं कि खान साहब जो है वो कुछ बड़े लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें। ये जुमला बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये बात जो है वो पहुंचाई है पैगाम के जरिए से कि हमारा साथ दिया जाए ताकि हम आपका साथ दें। तो ये सूरत हाल, इसमें अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी वक्त में भी एकदम से सूरत हाल ब्लास्ट भी हो सकती है और किसी तरफ से भी हो सकती है। ये सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी की जो है वो आखिरी हद होती है कि जब आप इस तरह के बोलचाल जो है वो शुरू कर दी जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर बातचीत हुई है तो क्या सियासी जमातें एग्री हैं। सियासी जमात किसी तौर पे भी ताकाफ लीग मुतमिन है ना, जो MQM है वो मुतमिन है, और उसके साथ तो बाकी सियासी जमातें मैंने GDA का भी आपको बता दिया। अच्छा, अब अगर देखिए, अगर तो ये पास हो जाता है तो चलें, फिर वही बात कि जनाब एक लाइफ लाइन मिल गई है हुकूमत को, फिर अगले बजट तक की बात चली जाएगी, उसमें भी बड़ा वक्त कम रह गया। तो लेकिन बाबू डॉक्टर साहब, अगर ये हुकूमत ना पास करवा सकी फिर क्या होगा? मतलब कौमी असम्बली से तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली से ही तो इनको सहारा मिलता है जब जॉइंट सेशन बुलाते हैं, क्योंकि सेनेट में तो मेजॉरिटी है नहीं। तो अगर हुकूमत नहीं पास करवा सकी तो क्या होगा? फिर अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएगी अपोजिशन, उसको तो फिर ये बहुत बड़ा ये मौका मिल जाएगा। देखें, अगर गवर्नमेंट ये पास नहीं करवा सकी तो फिर नेशनल असम्बली से पास नहीं करवा सकी तो फिर जॉइंट सेशन से भी पास नहीं करवा सकेगी, क्योंकि सेनेट में तो इनके पास वैसे ही माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी जो इनकी बनती है वो नेशनल असम्बली से ही बनती है। अगर नेशनल असम्बली में ये अपनी मेजॉरिटी खो बैठे तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये याद रखें। और अगर ये बजट पास ना हुआ तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि एतमाद का वोट देना इतना आसान होगा। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है 10 जनवरी का ये जो सेशन रखा गया है। अगर इत्तेहादी नहीं मानते, लेकिन उसामा साहब दूसरा पहलू भी ये है कि मैंने इत्तेहादियों को देखा कि हर दफ़ा वो नखरे करते हैं, अच्छा, हर मौके पे, और वो अपनी कीमत लगवाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वोट डाल देते हैं। चाहे वो पिछला बजट देख लें, चाहे वो इलेक्शन देख लें, जब भी मौका है इत्तेहादियों ने नखरे दिखाए और अल्टीमेटली उन्होंने गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया। तो लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इत्तेहादियों पे पहले दबाव था, अब दबाव उस तरह से नहीं है। अब जो भी फैसला करना है उन्होंने इंडिपेंडेंटली करना है, खुद से करना है। अभी आपने कहा कि जी काफ लीग जो है वो PTI की इत्तेहादी जमात है बल्दियाती इलेक्शन में, अभी कोई चीज़ें फाइनल नहीं है, कई इत्तेहाद बनने हैं, कई इत्तेहाद टूटने हैं। अच्छा। सबसे अहम चीज़ जो है वो इस टाइम नेशनल गवर्नमेंट है। अच्छा। और अगर 10 तारीख को इमरान खान साहब इत्तेहादी वाकई इमरान खान साहब को वोट नहीं डालते, GDA नहीं डालती, MQM नहीं खड़ी होती, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, तो फिर 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, ये इसी महीने में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। ब्रेक का वक्त हो गया जनाब, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में जो तब्दीली लाई जा रही है। सिंध हुकूमत ने अब फैसला किया है कि 7 अजला, कराची के जो 7 अजला हैं, 7 अजला में कराची को तकसीम किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में है, उसको 25 से 27 टाउन्स में मज़ीद तकसीम किया जाएगा। ये फैसला कितना ख़तरनाक हो सकता है? MQM दीगर जमातें इस पर यकीनन बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगी, इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला।
सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला करने का सोच लिया है। सिंध हुकूमत के ज़राए बता रहे हैं कि कराची के 7 अजला, उनमें अब उनको मज़ीद 25 से 27 टाउन्स में मज़ीद तकसीम करने का फ़ैसला किया गया है। अब ये उसी तरह का फ़ैसला है कि जो हाल ही में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान दिया कि जी हम पंजाब में भी सिंध जैसा बल्दियाती निज़ाम लाना चाह रहे हैं। अब सिंध में कोई एक जमात नहीं है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कोई एक जमात भी कि जो सिंध में जिस तरह का बल्दियाती निज़ाम लाया गया है उस पर खुश हो। सारी जमातें यानी तहरीक इंसाफ और नून लीग और जमीयत इस्लाम हो, MK, यानी ये सब वहाँ पर सारी जमातें इकट्ठी नज़र आ रही हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये कदम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, महाज़ाराई को जन्म दे सकता है। गुलाम रज़ा साहब, इस पर तो बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि कहा जाएगा जी ये कराची को ही क्यों इस तरह किया जा रहा है, ये हिस्से किए जा रहे हैं, ये इस तरह की तकसीम की जा रही है कि जनाब जो वोट बैंक है MQM का, दीगर जमातों का, उसको ख़त्म किया जा सके और ये अपने लिए सारी पीपल्स पार्टी कर रही है। तो क्यों इस तरह से पीपल्स पार्टी सोच रही है, ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। या तो फिर एक कोई ग्रैंड डायलॉग करवा कर एक कंसेंसस क्रिएट करके फिर अगर ये काम किया जाए तो और बात हो शायद। अगर तो आप पॉलिटिकली इसको पूछ रहे हैं तो सियासी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब MQM के पास इख्तियार था इस सूबे का, तो वो भी क्या करती रही है, वो भी इससे काम क्या, इससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है तो वो कोशिश कर रही है कि इन तमाम के तमाम जो टाउन्स हैं उनकी तरतीब इस तरह से दी जाए कि उसमें जो जहाँ पे ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे MQM की पॉकेट्स हैं, उनको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि वहाँ उनके लोग ना जीत सकें और उनको एक्सरियत ना मिल सके। तो सूरत हाल वैसी है जैसी आज से 20 साल पहले थी। पहले 15, 20 साल, 30 साल उन्होंने इनको दबा के रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को दबा रही है। लेकिन दोनों जमातों में एक बड़ा बहुत ही फर्क है कि अगर हम बात करते हैं MQM की, तो MQM में हमारे जैसे, आप जैसे नॉर्मल जो मुआशरे के शहरी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पास रखते, मिडिल क्लास उनकी नुमाइंदगी वो उनसे करवाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार उनके वहाँ पे जो होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सियासी तौर पे अगर आप ये देखते हैं तो हमेशा हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अब भी देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मनूवरिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में भी इसी तरह से करती रही है। वो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए से हल्का बंदियां करके करती है, और कभी वो इस तरह की जो सेंटर होते हैं उनको तोड़ के और डिसेंट्रलाइजेशन करके और इस तरह के टाउन्स बना के और इस तरह की चीजें करके, तो जब ये इससे बाहर निकलेंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन से बाहर आएंगे, फिर इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि अब मैं जिस तरह पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की जंग लड़ रही है। अच्छा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि अब जो भी कहीं भी इलेक्शन होता है तो उसमें इस तरह के रिजल्ट्स हों कि वो पूरे पाकिस्तान के अवाम को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को, सबको ये पैगाम दे सकें कि वो काबिल कबूल है, और अगर उनके ऊपर एतमाद किया जाए या कौमी हुकूमत के मामले में उनके किसी बंदे को चुना जाए तो वो ये हैसियत रखते हैं कि वो तमाम सियासी पार्टियों को अपने साथ मिला के अच्छा, चल सकेंगे। जब विफाकी हुकूमत मिली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाबू साहब, उस वक्त विफाकी सतह पर कम से कम जरूर ये सोच नजर आई थी जरदारी साहब की कि सबको साथ मिलाया जाए, हत्ता कि नून लीग को भी साथ मिलाया जाए, और उन्होंने कोई ऐसी कम ही जमातें रह गई थी कि जिनको साथ न मिलाया हो। तब उन्होंने अपने इख्तियारात जो उस वक्त सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो उन्होंने पार्लियामेंट को या वज़ीर आज़म को, काबीना को उन्होंने दिए। ऐसा कम होता है, और ये आज तक पीपल्स पार्टी ये चीज़ गिनवाती है कि देखिए जी हमने क्या किया। NFC अवार्ड के हवाले से सूबों में ज़्यादा इख्तियारात, 18वीं तरमीम, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिनवाती है। यानी डेलीगेट की, हमने सूबों को
खुद मुख्तारी ज़्यादा दी, ये काम हमारे थे, हमने इस लिहाज से विफाक को मजबूत किया। और ये बात सही है, मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट जाता है, बहुत से उसने ऐसी कानून साजी की, सबको मिला कर की, सारी पार्टीज़ उसमें शामिल थी। लेकिन अब जब सिंध में हुकूमत है तो वो बज़ाहिर आप देखें सूबे में शायद संभालना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जितना यूनिट आप कम करते जाएंगे मैनेज करना ज़्यादा आसान है। एडमिनिस्ट्रेटर अपना लेकर आए हैं कराची में, उसके बाद इस तरह से ये तकसीम, तो क्यों अब पीपल्स पार्टी जो विफाक में आकर जो सोच थी उस तरह से नहीं चल रही हमें सिंध हुकूमत में रहते हुए? उसामा साहब, ये सारी पॉलिटिक्स है। आगे इलेक्शन होनी है, बल्दियाती इलेक्शन भी होनी है और जनरल इलेक्शन भी होनी है। फिर पार्टी जो है वो उसकी नजरें जो है वो बल्दियाती इलेक्शन पर भी हैं और जनरल इलेक्शन पर भी हैं। कराची को ये जो डिवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल गुलाम रज़ा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि MQM का जो वोट बैंक है उसको तकसीम किया जा रहा है, ताकि जितना उसको तकसीम किया जाएगा उतना फ़ायदा पे पार्टी को होगा। इस तरह की हल्काबंदियाँ की जाएंगी कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी MQM का वोट है वो डिवाइड हो जाए और किसी तरीके से वहाँ पर इनको वहाँ पर सीटें मिल सकें। कराची अगर पे पार्टी आगे जो बल्दियाती इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन में ख़ास तौर पर अगर गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसको कराची में सीटें लेना पड़ेंगी। कराची उसका फोकस है, कराची उनकी उम्मीदों का मरकज़ है। सिंध से जीत के वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। कराची की 22 सीटें थी, 12-14 सीटें PTI ले गई और PTI गवर्नमेंट बना गई। अगर यही 12-14 सीटें पे पार्टी को मिल जाती हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो कराची से ही बन जाएगा। और अगर साउथ पंजाब से भी उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है तो वो इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो अगली गवर्नमेंट में की प्लेयर बन सकते हैं। तो उसामा साहब, कराची में ये जो सारी डिवीज़न है ये सिर्फ इसलिए की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ये सारा होमवर्क करने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद ये डिवीज़न की गई है कि किस तरह से कराची से हम मैक्सिमम पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमम सीटें हासिल कर सकते हैं। किस तरह से PTI जो कमज़ोर हुई उसके बाद जो वहाँ पर एक वोट बैंक है उस पर वो किस तरह से उसको लिख सकते। दूसरा ये भी तो कर सकते हैं बाबा साहब के एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है मुर्तज़ा वहाब साहब को, तो उनके थ्रू अगर डिलीवर किया जाए और लोगों को वाज़ेह फर्क नजर आए। देखिए ना, अब तो वो मसला ही नहीं है, सारे अरबे है ना, सारी चीजें है ना। सर अगर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर अगर कराची में वोट बैंक को तोड़ना है, वहाँ से सीटें हासिल करनी है तो ये टाउन्स की डिवीज़न करना बड़ी ज़रूरी है। अब वो जो एरिया जहाँ पर वो समझेंगे कि यहाँ से हमें कुशन मिल सकता है, यहाँ से हम जीत सकते हैं, वहाँ पर वो डिलीवर भी करेंगे और वहाँ से मैक्सिमम वोट हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो सारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि कहाँ से हमें बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से वोट बैंक मिल सकता है। सारा इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर ये सारी टाउन प्लानिंग की जा रही है। टाउन में उसको तोड़ा जा रहा है, हल्का बंदियों के ज़रिए से MQM का वोट अलहदा किया जा रहा है, नॉन उर्दू स्पीकिंग और स्पीकिंग वोट को अलहदा किया जा रहा है ताकि वो एरिया जहाँ से उनको वोट मिल सकता है वहाँ पे प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से सीटें निकाली जा सकें। गुलाम रज़ा साहब, ये टैक्टिक आपको लगता है कि बैकफायर कर सकता है? इसकी बजाय एडमिनिस्ट्रेटर अपना लाकर उसके थ्रू डेवलपमेंट पूरे कराची में करके और वहाँ से वोट लिया जाए, या इनको लगता है कि जनाब नेमतुल्लाह साहब भी थे मरहूम, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की, बड़े काम किए, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा कमाल साहब उसके बाद बन गए थे नाज़िम, तो ये यानी इस तरह के तरीक़ाकार ज़्यादा बेहतर रहते हैं जो हमेशा हर पार्टी ने किए हैं? कराची की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जगहों से, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं और फिर ज़्यादा सेंसिबल भी। अगर आप वहाँ पे इस तरह का जो कुछ किया जा रहा है वो उसका वाक़अतन उस वोट बाज़ ये भी ये हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जा सकती है ये बात, क्योंकि ये आप कह रहे हैं ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो पीपल्स पार्टी अब देखते हैं कि इस पर क्या अभी तक ये सिर्फ एक फैसला है, इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन जब ये सामने आ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो यकीनन इस पर एहतजाज भी होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
अब पता चला।